नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गाजियाबाद के कनावनी में जमीन के उचित मुआवजे और अपने हक की मांग को लेकर किसानों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। किसानों का कहना है कि वो पिछले 22 वर्षों से अपनी जमीन के अधिकार और उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ। किसानों का आरोप है कि एक ओर प्रशासन बातचीत की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कार्रवाई का दबाव बनाया जा रहा है। किसानों के मुताबिक हाल ही में जीडीए की तरफ से किसान के फार्म हाउस की बाउंड्री तोड़े जाने और कई किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से आंदोलनकारियों में नाराजगी और बढ़ गई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर आंदोलनकारियों को जेल भेजा गया तो उनके परिवार की महिलाएं धरने पर बैठेंगी और जरूरत पड़ने पर अगली पीढ़ी भी आंदोलन जारी रखेगी। किसानों ने सोमवार तक का समय देते हुए कहा कि अगर तय समय तक उनकी मांगों पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। किसानों ने यह भी कहा कि अब तक आंदोलन को गैर राजनीतिक रखा गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सभी किसान और सामाजिक संगठनों को साथ लेकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। वहीं गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर नकबजन के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। पुलिस के अनुसार निठोरा अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक संदिग्ध को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो भागने लगा। पीछा करने पर उसकी बाइक फिसल गई, जिसके बाद आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान सचिन पुत्र राजू निवासी रूपनगर लोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक कारतूस और करीब 50 लाख रुपए कीमत के चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए हैं। पूछताछ में आरोपी ने 20 अगस्त की रात गिरी मार्केट स्थित एक घर में नकबजनी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए। थाना कविनगर क्षेत्र के आरडीसी राजनगर में शुक्रवार सुबह एक बाइक सवार बदमाश ने वृद्ध महिला को निशाना बनाते हुए चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार महिला सुबह के समय घर से बाहर निकली थी, तभी हेलमेट पहने एक बदमाश बाइक पर सवार होकर उसके पास पहुंचा और गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गया। अचानक हुई इस घटना से महिला घबरा गई। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश महिला के पीछे बाइक से आता है और मौका मिलते ही चेन झपटकर तेज रफ्तार से फरार हो जाता है। सूचना मिलते ही कविनगर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 कोतवाली पुलिस ने कथित लूट की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि मामला लूट का नहीं बल्कि गबन का था। ब्लिंकिट स्टोर के कलेक्शन एजेंट ने लाखों रुपए हड़पने के लिए खुद ही लूट की झूठी कहानी रच दी थी। आरोपी पुनीत कुमार विशिष्ट ने पुलिस को सूचना दी थी कि बाइक सवार बदमाश उसकी कार का शीशा तोड़कर कैश से भरा बैग लूट ले गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पूरी कहानी को फर्जी पाया। जांच में सामने आया कि आरोपी 18 अगस्त को रॉयल सिटी स्थित स्टोर से करीब 3.88 लाख रुपए का कैश कलेक्शन लेकर निकला था, जिसे बैंक में जमा कराने के बजाय उसने अपने पास रख लिया। बाद में रकम हड़पने की नीयत से उसने लूट की झूठी साजिश रची। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3,88,700 रुपए नगद और घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। वहीं नोएडा के श्री साईं अपार्टमेंट में आरडब्ल्यूए चुनाव से पहले माहौल गर्मा गया है। 23 अगस्त को होने वाले आरडब्ल्यूए चुनाव को लेकर दोनों पैनल आमने सामने आ गए हैं और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मौजूदा पैनल ने आरोप लगाया है कि उनकी समिति को बिना पक्ष सुने भंग कर दिया गया और नए चुनाव कराने का फैसला लिया गया। इस मामले में शिकायत जिलाधिकारी से किए जाने के बाद चुनाव अधिकारी सतीश कुमार सोसाइटी पहुंचे, जहां दोनों पक्षों की आपत्तियां और दावे सुने गए। चुनाव अधिकारी ने सभी संबंधित पक्षों को 24 घंटे का समय दिया ताकि वो अपने दस्तावेज और आपत्तियां प्रस्तुत कर सके। वहीं सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। चुनाव अधिकारी का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पूरी प्रक्रिया कराई जा रही है और 23 अगस्त को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराया जाएगा। दोनों पैनलों ने भी निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद जताई है। फिलहाल चुनाव को लेकर सोसाइटी में चर्चाओं का दौर तेज है और सभी की नजरें 23 अगस्त को होने वाले मतदान पर टिकी है। मेरा नाम ब्रजेश गुजर है और मैं इस चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। वर्तमान आरडब्ल्यूए महासचिव हूँ मैं। यहाँ पे आपत्ति हमारी सिर्फ ये थी, चुनाव अधिकारी आज 20 तारीख में यहाँ पे आए हैं और चुनाव है 23 तारीख में। जब कहीं पे भी चुनाव घोषित होता है, आप लोग ही बेहतर जानते होंगे, बायलॉज वगैरह सब अलग रख दो। एक चुनाव अधिकारी जो अभी समाज कल्याण अधिकारी है, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उनको ये नहीं मालूम मुझे किसी सोसाइटी में अगर चुनाव कराना है तो सोसाइटी के नागरिकों से जाकर एक बार मिलूं, उनसे पूछूं कि आपकी सोसाइटी में चुनाव कब होना चाहिए, कब आप अवेलेबल हो या नहीं हो। खाली ब्रजेश और सुशील को चुनाव मिलना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अब 2 दिन पहले आके मिले हैं ना, 2 दिन पहले आके मिले हैं, वो भी तब आके मिले जब हम डीएम के पास पहुंचे शिकायत लेके। डीएम ने डीआर को डायरेक्ट करा, डीआर ने फिर हम इनको डायरेक्ट करा, मिलने के लिए आए। 23 तारीख को चुनाव है, संडे को, और कुछ वोटर लिस्ट को लेकर कुछ आपत्तियां हैं
तो उन्होंने कहा है कि आप हमारे पास शाम तक भेज दीजिए, अगर कहीं एक दो नाम छूट गया तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, हम उन नामों को जोड़ देंगे। कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हूँ। जो एक पैनल बना हुआ है चुनाव कराने के लिए जनपद के अंतर्गत, उसमें एक सदस्य और सदस्य को चुनाव कराना है, इस आशय का निर्देश यानी मुझे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को इस सोसाइटी का चुनाव कराना है। इसके निर्देश मेरे को पिछले महीने निर्गत हुई डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के कार्यालय से। तत्क्रम में मैंने एक कार्यक्रम पूरे माह का जारी किया और 23 तारीख निर्धारित की गई। इसमें वहीं मुजफ्फरनगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। भोपा थाना क्षेत्र के मोरना में एक युवक की तरफ से कुत्ते को बेरहमी से लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सामने आया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक कुत्ते पर लगातार लाठियां बरसाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि युवक का नाम कार्तिक है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना को लेकर पशु प्रेमियों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस से मामला दर्ज करने की अपील की है। वहीं बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ने किसानों की मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने शिकारपुर तहसील प्रशासन पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चलो लखनऊ अभियान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लेखपाल अजय मलिक और कानून को विक्रम सिंह के खिलाफ किसानों से कथित रूप से पैसे लेने, धमकी देने और अन्य शिकायतों को लेकर किसानों ने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भाकियू महाशक्ति का आरोप है कि किसानों की समस्याओं को लेकर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे किसानों में भारी नाराजगी है। शिकारपुर तहसील में अभी भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के द्वारा लेखपाल अजय मलिक के खिलाफ और कानूनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया गया, जहां उपजिलाधिकारी और तहसीलदार महोदय का सम्मान रखा गया। हमारा ये फर्ज है, हमेशा हम सम्मान करते भी आए हैं और करते भी हैं, लेकिन दिमाग से गलतफहमी निकाल दें तहसीलदार महोदय। जब मैं लखनऊ जाकर कार्रवाई करा सकता हूं तो आपकी मैं सूचना दे रहा हूं, 2 दिन के अंदर इसके दोनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारे किसान को धमकी दे रहा है अजय मलिक। वहीं त्योहारों के सीजन से ठीक पहले महंगाई ने आम लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। पहासू और आसपास के बाजारों में चीनी के दामों में अचानक भारी उछाल देखने को मिला है। व्यापारियों के मुताबिक महज 8 दिनों में चीनी का भाव 42 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों से पहले बड़ी कीमतों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। सिर्फ चीनी ही नहीं, रिफाइंड और सरसों तेल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं मिर्च, धनिया, जीरा और हल्दी समेत कई मसालों के दाम भी बढ़ गए हैं। महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है, जिसके लिए रोजमर्रा का खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है। मिठाई कारोबारियों का कहना है कि चीनी महंगी होने से उत्पादन लागत बढ़ गई है, जबकि व्यापारियों को भी ऊंचे दाम पर माल खरीदने और बेचने को लेकर चिंताएं सता रही है। सर 1700 रुपये कुंटल चीनी पर बढ़ चुके हैं मात्र 8 दिन के अंदर। 850 रुपये कट्टा बढ़ा है चीनी पर। सुबह से शाम तक ग्राहक से दिमाग मारते मारते परेशान है। जो आता है पहले चीनी के रेट पूछता है, अब कहीं पुरानी चीनी पड़ी है, कहीं कोई नई ले जा रहा है, ताजी ले जा रहा है, कहीं वहीं मुजफ्फरनगर में किसान संगठनों से जुड़े नेताओं की जानकारी जुटाने पुलिस की तैयारी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस एक विशेष फॉर्म के माध्यम से किसान नेताओं का आपराधिक इतिहास, बैंक खाते और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां एकत्रित करने की तैयारी में है। इस कार्रवाई की खबर सामने आते ही किसान संगठनों में हलचल तेज हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले भाजपा नेताओं की कुंडली खंगाली जानी चाहिए। राकेश टिकैत ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना वजह किसी किसान नेता के घर जाने की न सोचे। उन्होंने कहा कि किसान संगठन पुलिस और प्रशासन का सम्मान करते हैं, लेकिन अनावश्यक दबाव या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस संबंध में पुलिस की तरफ से एक फॉर्म भी जारी किया गया है। मामले को लेकर राकेश टिकैत के आवास पर किसान नेताओं की बैठक भी हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। सभी का धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज बात करेंगे जो पुलिस प्रशासन एक लिस्ट जारी करके किसान संगठनों पे, मतलब उसमें बिंदु 8-10 बिंदु है, उसमें वो जारी करा है कि अपना आधार कार्ड दो, अपना पैन कार्ड दो, आपका भाई क्या करता है, आप अपना हिसाब किताब दो पूरा, कहाँ से आमदनी हो रही, कितनी जमीन है। पुलिस प्रशासन का यही काम रह गया। अगर ये हिसाब किताब मांग रहे हो सब बीजेपी वालों से भी सबसे, तो भाई संगठन के लोग भी देंगे। डरने की जरूरत नहीं है। और
वहीं नोएडा के सेक्टर 39 थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें, वारदात में इस्तेमाल की गई एक वैगनार कार और 2 अवैध चाकू बरामद किए हैं। बरामद मोटरसाइकिलों की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरोह के सदस्य सुनसान इलाकों और बाजारों में खड़ी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाकर चोरी करते थे और बाद में उन्हें दूसरे राज्यों में बेच देते थे। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना और जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अब गिरोह के जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और बरामद वाहनों के मालिकों की पहचान की जा रही है। कुछ बरामदगी है और कितने लोगों की गिरफ्तारी है और कैसे ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस आयुक्त महोदया के द्वारा वाहन चोरों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में एसीपी फर्स्ट SHO 39 एवं उनकी टीम के द्वारा 4 शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 12 वाहन मोटरसाइकिल जो है वो बरामद हुई है। साथ ही साथ वो एक घटना में एक वैगनार कार का भी प्रयोग करते थे, वो कार बरामद हुई है और 2 अवैध चाकू जो है वो उनके कब्जे से बरामद हुए हैं। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये सभी जो अभियुक्त हैं ये जनपद मैनपुरी के रहने वाले थे और यहाँ पर विगत 1.5-2 वर्षों से रहते हुए ये ओला और उबर की गाड़ियों को चलाया करते थे और इसके पश्चात वो इसी दौरान। वहीं बुलंदशहर पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस की लगातार और प्रभावी पैरवी के चलते 1 जनवरी से 20 अगस्त 2026 तक करीब 230 दिनों में 985 मुकदमों में 1405 अपराधियों को अदालत में सजा दिलाई गई है। इन मामलों में लूट, हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में औसतन प्रतिदिन 6 अपराधियों को सजा मिली, जबकि हर 4 घंटे में एक अपराधी को सजा सुनाई गई। बुलंदशहर पुलिस का दावा है कि मजबूत विवेचना, साक्ष्यों के प्रभावी प्रस्तुतिकरण और न्यायालय में सतत पैरवी के कारण ये सफलता मिली है। अपराधियों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली है। इसी प्रदर्शन के आधार पर अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में बुलंदशहर पुलिस को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कन्विक्शन के तहत बुलंदशहर जनपद में क्या प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है और क्या बुलंदशहर जनपद का उत्तर प्रदेश में क्या स्थान रहा है? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस क्रम में चिन्हित प्रकरणों में निरोधात्मक कार्रवाइयां भी की गई हैं और साथ ही साथ ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को सजा भी दिलाई गई है। वहीं थाना भवन में पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष सुरेश राणा ने अपने फार्म हाउस पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में विभिन्न गांवों और कस्बों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बिजली, सड़क, पानी, पुलिस राजस्व, पेंशन तथा राशन कार्ड जैसी समस्याएं उनके सामने रखी। सुरेश राणा ने फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात की और समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। वहीं थाना भवन क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना में जहरीले सांप के काटने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। भैसानी इस्लामपुर निवासी जावेद अपने बेटे के साथ घर पर सो रहे थे, तभी देर रात बिस्तर पर चढ़े एक जहरीले सांप ने दोनों को डस लिया। बच्चे के रोने और बाद में बिस्तर पर सांप दिखाई देने के बाद परिजनों को सर्पदंश की जानकारी हुई। दोनों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में एंटी वेनम को लेकर उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और बच्चे को समय पर उपचार नहीं मिला। हालांकि अस्पताल की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उपचार के बाद बच्चे की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिजनों की तरफ से अस्पताल की कार्यप्रणाली और एंटी वेनम को लेकर लगाए गए आरोपों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में स्वास्थ्य विभाग का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। वहीं थाना भवन के चौक बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में चल रहा श्री राम कथा में श्री राम प्रकट उत्सव के अवसर पर भक्ति और आध्यात्मिकता का विशेष माहौल देखने को मिला। कथा व्यास महामंडलेश्वर दिव्य योगीराज राजेश्वर महाराज ने श्रद्धालुओं को प्रभु भक्ति, श्रद्धा, विश्वास और सनातन संस्कारों का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का प्राकाट्य केवल एक धार्मिक घटना नहीं बल्कि आत्म जागरण, मर्यादा, सत्य और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। महाराज श्री ने कहा कि जब मन के द्वंद्व समाप्त होते हैं और जीवन में संयम व अनुशासन आता है, तब अंतर्मन में राम का प्रकाट्य होता है। कथा के दौरान राम नाम के जय घोष से पूरा पंडाल गूंज उठा। कार्यक्रम में विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजपाल उपाध्याय ने भी श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए बच्चों को सनातन संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का आह्वान किया। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया।
वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में एक सड़क हादसे के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि कथित तौर पर एक छुटभैया नेता ने मजदूर के साथ पुलिस की मौजूदगी में जमकर मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि कालिंदी कुंज क्षेत्र में एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। आरोप है कि कार चालक लगातार हूटर बजा रहा था, जिसका मजदूर ने विरोध किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। वायरल वीडियो में कथित तौर पर नेता मजदूर को लात घूंसों से पीटता दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी शराब के नशे में था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को कब्जे में ले लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बुलंदशहर के खुर्जानगर क्षेत्र में लॉ छात्र अंकुर चौधरी पर हुए जानलेवा हमले से इलाके में सनसनी फैल गई। मुरारी नगर स्थित बिजली घर नंबर 4 के पास कार सवार कुछ लोगों ने अंकुर चौधरी पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने मारपीट के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अंकुर चौधरी को तत्काल इलाज के लिए कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे की वजह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। हम दो तीन जने वहाँ पे खड़े थे। अचानक ही सेंटर रुकी थी तो वहाँ पे 5-6 जने और 2-3 बाइक पहले से पीछे से थी, तो 11-12 जने थे। अचानक ही आगे उन्होंने हमला कर दिया। हमले में से उनने जैसे जो बचा रहा था उस पर ही फार मार रहे थे। हमने भगदड़ मचा दी तो उसे ये पकड़ लिया, उसमें ज्यादा मार लगाई। जो भी बचा रहा था उसी में ही वो गोली मार रहे थे। पूरी घटना में कितने लोग घायल हुए? एक ही बंदा घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी हैं? गोली तो ये नहीं पता कि, लेकिन चोट बहुत ज्यादा है उसके सिर में। गोली उन्होंने 5-6 फायर मारे हैं। कितने लोग थे? 11-12 जने। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।